नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स की हम शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दुबई से जानकारी मिल रही है, जहां पर तिरुवनंतपुरम से दुबई जा रही एमिरेट्स की फ्लाइट की दुबई में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी है। क्रैश लैंडिंग के बाद प्लेन में आग लग गई। हालांकि वक्त रहते इस प्लेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। क्रैश लैंडिंग की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर फिलहाल विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई है। यहां पर आने वाले जो विमान थे उनको मखदूम शारजाह एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा दे रहे हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या जानकारी? पूर्णिमा, अगर दुबई के समय के हिसाब से बताएं तो दुबई के समय 12:45 पर ये क्रैश लैंडिंग हुई है। तिरुवनंतपुरम से ये प्लेन, एमिरेट्स के जो प्लेन है, ये दुबई जा रहा था, वहां पर क्रैश लैंडिंग हुई है और लैंडिंग के दौरान ही इसमें अचानक से आग लगी है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया कि आखिर क्रैश लैंडिंग की वजह क्या रही है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो इसके अंदर 275 जो पैसेंजर्स थे और साथ में जो क्रू मेंबर्स थे वो सभी सुरक्षित बचा लिए गए हैं। वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी, तुरंत आग पर काबू पाया गया और जितने भी पैसेंजर्स थे उनको बिल्कुल सही तरीके से वहां से रेस्क्यू करा लिया गया है। जितनी भी फ्लाइट्स थी जो लैंडिंग या टेक ऑफ होना था दुबई एयरपोर्ट से, उन सबको डाइवर्ट कर दिया गया है। वहां से किसी तरह कोई लैंडिंग या टेक ऑफ को परमिशन नहीं दी जा रही है। यानी कि अच्छी बात रही कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर लिया गया है और अभी तक इंजरीज की भी कोई खबर आज सच नहीं आ रही है यहाँ पर। जितेंद्र, ये जो फ्लाइट थी ये कहाँ से उड़ान भरी थी, कहाँ तक इसे पहुंचना था? क्या दुबई इसका फाइनल डेस्टिनेशन था या फिर कहीं और इससे जाना था? देखिए, एमिरेट्स की ये फ्लाइट थी जो कि तिरुवनंतपुरम से दुबई के लिए थी और इसको जो समय था वो 12:40 ही इसका दुबई पर पहुंचने का समय था और उसी समय पर जब ये लैंड की है तब इसने क्रैश लैंडिंग की है। लेकिन अभी तक वजह पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। एमिरेट्स ने भी अभी तक सिर्फ इस बात को कंफर्म किया है कि 12:45 पर क्रैश लैंडिंग हुई है। 275 इसके अंदर पैसेंजर सवार थे और जो क्रू मेंबर थे उन सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि वजह क्या रही इसके बारे में अभी साफ नहीं बता पाए हैं। शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए। 275 पैसेंजर्स प्लेन में सवार बताए जा रहे हैं, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये तस्वीरें क्रैश लैंडिंग के दौरान की। क्रैश लैंडिंग के साथ ही प्लेन में आग भी लग जाती है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए पीएम बन गए हैं। पीएम पद के लिए वो एकमात्र आधिकारिक उम्मीदवार थे और उन्हें आंदोलनकारी मधेशियों का भी समर्थन प्राप्त था और उन्होंने मधेशियों के साथ 3 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए। प्रचंड के पीएम बनने के बाद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद की जा रही है। और फास्ट एंड फैक्ट्स में खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक पुराना पुल टूटने से 2 बस समेत कई गाड़ियां नदी में बह गईं। हादसे में 2 लोगों का शव अभी तक बरामद कर लिया गया है। करीब 40 लोग लापता हैं। सावित्री नदी में पानी के दबाव की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर मंगलवार रात अंग्रेजों के जमाने का एक पुल बह गया। पुल से गुजर रही स्टेट ट्रांसपोर्ट की 2 बसें और 4 छोटी गाड़ियां नदी में बह गईं। दोनों बसों में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। लोगों को तलाशने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया जा रहा है। 2 बसें जो एसटी की है, जो रत्नागिरी से महाड़ पहुंचना चाहिए था, अभी तक पहुंची नहीं है। तो इससे हम ये अंदाज लगा रहे हैं कि शायद ये बसें भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई हैं। जो बहुत पुराने पुल है उन सभी ब्रिजेस का हम लोग ऑडिट करवाएंगे और वो सेफ्टी के दृष्टिकोण से उसकी जांच करवाई जाएगी। हादसे की जगह से 40 किलोमीटर दूर सावित्री नदी अरब सागर में मिल जाती है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग समंदर में भी जा सकते हैं। ये सारा सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझसे इस संदर्भ में बात की और पूरी सूचनाएं लेने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि केंद्र सरकार की सारी मदद हमको इसमें मिलेगी। मुंबई गोवा हाईवे पर जिस जगह हादसा हुआ वहां 2 समानांतर पुल हैं। एक पुल 2 या 3 साल पहले बनाया गया है, जबकि दूसरा पुल 100 साल से ज्यादा पुराना है। जो पुल बहा है उसका इस्तेमाल गोवा से मुंबई जाने के लिए होता है, जबकि नए पुल का मुंबई से गोवा जाने में इस्तेमाल होता है। हादसे की जगह पर पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। हादसे को लेकर आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की। रायगढ़ में पुल हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने हादसे के लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार बताया है।
विपक्ष ने पुल हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने आरोप लगाया कि पुल की जांच में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने दोषी अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। चंद्रकांत दादा पाटिल, मेरा मानना है कि चंद्रकांत पाटिल इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। उन पर भी 302 का मामला दर्ज होना चाहिए। 302 गुन्हा दाखल केला पाहिजे। मई महीने में भी उसका चेकिंग हुआ था, तो उसको इस प्रकार का कोई डेंजर रिपोर्ट में नहीं आया था। 2010 से 2014 के बीच देश भर में 255 पुल गिरने के हादसे हुए। 2010 से 2014 के बीच पुल हादसों में 297 लोगों की मौत हुई। मुंबई गोवा हाईवे पर 36 छोटे बड़े ब्रिटिश जमाने के पुल हैं। हादसे के बाद 15 दिन में सभी पुलों के ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। पुल हादसे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बयान भी दिया। महाराष्ट्र के नासिक में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। नासिक में आज बारिश कम हुई, लेकिन हालात खराब हैं। पंचवटी, पेठ रोड, ढिढोरी, भाभानगर जैसे इलाके पानी में डूबे हैं। 4 अहम पुलों में से 2 पुलों पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। 2 पुलों पर बारिश के बाद कचरा जमा होने से आवाजाही बंद है। रामकुंड में जो मंदिर कल पानी में डूब गए थे, आज वो दिखने लगे हैं। नासिक जिले के जितने भी नदियां हैं, उनमें बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्माण हुई है। देख सकते हैं पानी का बहाव कितना जोरों से चलता आ रहा है। इस नदी के किनारे तट पे जितने भी मंदिर है, वो सब मंदिर अभी पानी की लपेट में आ चुके हैं। गोदावरी ने महापूर की परिस्थिति अभी ले ली है। नांदूर मध्यमेश्वर बांध से पानी छोड़ने की वजह से नासिक के कई गांवों में पानी भर गया है। नासिक के 92 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। नासिक में मंगलवार को सिर्फ 9 घंटों में 141 मिलीमीटर बारिश हुई थी। नासिक के सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। नासिक में बाढ़ से 3 लोगों के बहने की खबर है। जगह जगह रेस्क्यू के लिए सेना को लगाया गया है। बारिश को लेकर महाराष्ट्र में 2 दिन का अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जगहों पर सेना, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। बाढ़ की वजह से ट्रेन भी देरी से चल रही है। मध्य प्रदेश के दमोह से भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। दमोह के सीतानगर में कोपरा नदी उफान पर है। बारिश और बाढ़ के चलते नदी पर बना पुल टूट चुका है। ऐसे में अब लोग जान खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बांस की एक सीढ़ी के जरिए रास्ते को जोड़ा गया है और लोग उसी पर चढ़कर नदी पार कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी सीढ़ी पर चढ़कर नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ एक छोटी सी चूक कैसे जानलेवा साबित हो सकती है। काफी समस्या रहती है। कभी कभी ये रहता है कि एक बच्चे को अगर पार कराते हैं नशे नहीं पैसे, और दूसरा बच्चा अगर ढील पे खड़ा हुआ है, हो सकता है वो नदी में गिर जाए। अभी एसडीओ को भेज करके कम से कम इतना तो करवा देंगे कि जिससे कि आने जाने में सहूलियत हो जाए लड़कों को, खासकर बच्चों की पढ़ाई के लिए। 6 महीने पहले ही कोपरा नदी पर पुल बनाया गया था। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से करोड़ों की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ढह गया। बारिश के चलते मध्य प्रदेश के 17 सबसे अहम बांधों में से 12 बांध आधे से ज्यादा भर चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। भोपाल और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के चलते सोमवार को कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। राज्यसभा में आज जीएसटी बिल पेश किया गया। बहस के बाद आज ही इसके पास होने की संभावना भी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश किया। इसे अभी तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताते हुए जेटली ने कहा कि इससे राज्यों की आमदनी बढ़ेगी। कांग्रेस ने भी जीएसटी पर सरकार का साथ दिया, लेकिन स्टैंडर्ड रेट 18% से ज्यादा नहीं करने की मांग की। This was in fact pooling in of sovereignty of the states and the center, so that we could have a system which was a far better and a more modern conducive system, which would help the assessees, which would raise larger revenues and eventually give a boost to the Indian economy itself. Please now, on the basis of your own reports, cap the rate. When we use the word cap the rate, what do we mean? It cannot be changed with a whim of the executive. A rate must only be changed with the approval of Parliament. जीएसटी बिल लागू होने से 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म होंगे। देश भर में सभी उत्पादों और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगेगा। जीएसटी लागू होने से सभी राज्यों में सामान एक कीमत पर मिलेंगे। जीएसटी लागू होने से डिस्काउंट वाली चीजें, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, ज्वेलरी, कपड़े और चाय कॉफी महंगी हो सकती है।
जीएसटी लागू होने से घर, कार और होटल में खाना सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। संसद से पास होने के बाद जीएसटी बिल को राज्यों के पास भेजा जाएगा। संविधान संशोधन बिल होने की वजह से 15 राज्यों की विधानसभा से भी इसे मंजूरी मिलना जरूरी है। अमित शाह गुजरात के सीएम नहीं बनेंगे। नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल होगा। आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ये भी साफ किया गया कि अमित शाह को गुजरात नहीं भेजा जाएगा। अमित शाह जी का सवाल ही है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी चाहते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर रहे, पार्टी का नेतृत्व करते रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो दायित्व संभाला, बढ़िया काम किया है। संसदीय दल ने अमित शाह को मुख्यमंत्री चुनने के लिए अधिकृत किया है। ऑब्जर्वर के तौर पर नितिन गडकरी और सरोज पांडे अमित शाह की मदद करेंगे। गुजरात में नए मुख्यमंत्री की रेस में विजय रूपानी का नाम सबसे आगे है। विजय रूपानी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष होने के साथ साथ गुजरात में कैबिनेट मंत्री भी हैं। गुजरात सरकार में मंत्री नितिन पटेल भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। मोदी सरकार में राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी सीएम की रेस में शामिल हैं। शाम 5 बजे आनंदीबेन पटेल गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत स्थिर है। आज उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दोपहर के वक्त सोनिया गांधी को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल से गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। सोनिया पहले भी गंगाराम अस्पताल में इलाज करवाती रही हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि शी इज टोटली स्टेबल। वाराणसी दौरे के आखिरी चरण को पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने ये कल भी कहा था कि वो बहुत जल्द वाराणसी लौटेंगी। तेज बुखार के बाद मंगलवार रात सोनिया को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अस्पताल जाकर सोनिया का हाल जाना। अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर समेत कांग्रेस के कई नेता भी अस्पताल पहुंचे। गाड़ी में बैठे तो एयर कंडीशनर है, बाहर निकले तो बिल्कुल धूप लगती है, तो उससे कुछ उनको अटैक सा हो गया। मंगलवार को वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई थी। खराब तबीयत की वजह से सोनिया 8 किलोमीटर लंबा रोड शो पूरा नहीं कर पाई। वाराणसी में इलाज के बाद सोनिया को चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली लाया गया था। सोनिया गांधी की तबीयत पिछले 3-4 दिन से खराब थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वाराणसी में रोड शो करने का फैसला किया। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, राज्यसभा सांसद बनना जीवन के एक और अध्याय की शुरुआत जैसा है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया अध्याय अपने जीवन का शुरू कर रहा हूँ। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखना भी है, समझना भी है और उसके अनुसार काम करना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी मीडिया और एसएल ग्रुप के संस्थापक हैं। डॉक्टर चंद्रा को भारत में सैटेलाइट टेलीविजन क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को 2011 में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड मिला। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शिक्षा के प्रसार के लिए तालीम की शुरुआत की। ग्रामीण आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकल ग्लोबल की शुरुआत की। हाल ही में डॉक्टर चंद्रा ने अपनी आत्मकथा द जी फैक्टर लिखी थी। आत्मकथा का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए डॉक्टर चंद्रा के पिता, पत्नी और भाई समेत परिवार के कई सदस्य संसद पहुंचे थे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के परिवार ने उम्मीद जताई है कि वो राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी नई भूमिका में खरे उतरेंगे। ये तो खुशी का क्षण ही होता है। जो शपथ ली है उसके ऊपर पूरे उतरे और ईमानदारी से देश की सेवा करें। देश के कार्य करने के लिए उन्होंने ये जो चुनाव जीता और राज्यसभा में आए, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए। डॉक्टर चंद्रा का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. आनंद से था। आनंद को आईएनएलडी और कांग्रेस का समर्थन था। चुनाव में डॉक्टर चंद्रा को कुल 29 वोट मिले थे, जिससे उनकी जीत हुई। आर.के. आनंद को सिर्फ 21 वोट मिले और वो चुनाव हार गए।
राज्यसभा चुनाव में डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन हासिल था।